है गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली तो वो रेलीजेंस का लॉ था। एक तो वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक वीन्स का रेडिएशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग स्टीफन का नियम कैलकुलेट करेंगे। स्टीफन का जो लॉ है वो प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से, रेडिएशन सूत्र से हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट की बात आ रही थी अभी अपने, तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला, थर्ड वन जो सी पार्ट था अपना, क्या करना है, स्टीफन का नियम। इसको बोल्ट्जमान स्टीफन भी बोलते हैं और स्टीफन भी बोलते हैं, तो मैं इसको बोल्ट्जमान स्टीफन भी लिख देता हूँ। बोल्ट्जमान स्टीफन का नियम, बोल्ट्जमान स्टीफन्स, बोल्ट्जमान स्टीफन्स लॉ। या इसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि जो E होता है इज दैट प्रोपोर्शनल टू T⁴। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है। तो स्टीफन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, तो इसके पहले एक मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। इसके लिए ऐसा बोला जाता है, देखो इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका जो स्टेटमेंट होता है उसको भी अलग अलग टर्म्स में बोला जाता है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न बोल रहा हूँ मैं, वो लिख लो पहले। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान स्टीफन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान स्टीफन्स लॉ, इस नियम के अनुसार किसी कृष्णिका से प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित ऊर्जा का मान ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान स्टीफन्स लॉ, द रेडिएटेड एनर्जी per unit area per second, the radiated energy per unit area per second by a black body, by a black body is proportional to the, is proportional to the fourth power of the temperature, is proportional to the fourth power of the temperature of the black body, of the black body। कूल है ना, समझ में आ रहा है? ओके मतलब हमारे को अगर मैं बोलूँ कि ये वो जो है जिसके बारे में बात करें, वो एनर्जी T⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। ये हमारे को क्या करना, प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसका डेरिवेशन, इसका व्युत्पन्न या व्युत्पत्ति करते हैं लोग। कहाँ से करना है, डिराइव कहाँ से करना है, प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले से, क्योंकि उसकी हेल्प से ही तो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांक का विकिरण सूत्र है, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लांक का विकिरण सूत्र जानते हैं, प्लांक का विकिरण सूत्र हम लोग जानते हैं, विकिरण सूत्र, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, और वो क्या होता है, वो ये होता है, अरे प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, u लैम्डा इक्वल्स टू डी लैम्डा इक्वल्स टू, u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई hc अपॉन लैम्डा टू पावर 5 डी लैम्डा ई टू पावर hc बाई लैम्डा KT-1, ये होता है। अरे ये तो एग्जाम में भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर ये पूछ लिया तो पहले इसको डिराइव थोड़ा ना करोगे। अगर ये पूछ लिया प्लांक का, ये क्या जो स्टीफन्स लॉ की डेरिवेशन, तो पहले ये याद होगा ना आपको, तो आपको ये तो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, इसकी हेल्प से वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या था, ये था हम लोगों ने एक कर्व बनाया था, इस कर्व के लिए बात कर रहे थे, u लैम्डा, ये लैम्डा,
ये था। इसके लिए हमने बोला था कि यू लेमडा डी लेमडा क्या है, एक लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा जो डिस्टेंस है उसके बीच में ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी है बिटवीन द लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा। यही बात की थी। मतलब मैं बात करूँ जैसे मान लो ये पर्टिकुलर लेमडा की वैल्यू है, ये लेमडा प्लस डी लेमडा, तो अगर इसके बीच में जो एनर्जी डेंसिटी है, ऊर्जा घनत्व है, वो है ये। अगर टोटल ऊर्जा घनत्व निकालना हो, टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना हो, तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, कुल ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। अरे इसका टोटल इंटीग्रेशन कर दूं, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, एक छोटा सा पट्टी ले लिया, उसका वैल्यू ये है। अगर इस पट्टी का इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके अनंत तक, तो ये पूरा इसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है, पूरी जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। यही होता है। तो देखो कुल ऊर्जा घनत्व के लिए बात करते हैं। कुल ऊर्जा घनत्व, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, ये क्या था अपना डी लेमडा था। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी के मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू लिख देता हूँ यू, और ये क्या होगा यू लेमडा डी लेमडा का इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। अरे लेमडा 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, तो इन्फिनिटी तक, ये हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करो, तो u इक्वल्स टू ये आता है 0 टू इन्फिनिटी, यू लेमडा का वैल्यू वो जो है क्या है, जो भी है क्या है, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा टू पावर 5 ई टू पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा, ये है। चलो ठीक है, ये इसके अंदर कुछ बातें हम लोग करते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बड़ा टफ काम है, तो इस इंटीग्रेशन को कुछ और फॉर्म में बदलते हैं। देखो मैं काम करता हूँ, मैं जो ये एच सी बाई लेमडा के टी है, ये इक्वल्स टू एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। एक्स कोई वेरिएबल है, ठीक है। अपना इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, जैसे ब्लैक बॉडी है उसमें एक फिक्स टेम्परेचर पे बातें कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर नियत है, तापमान का मान। लेमडा चेंज हो रहा है, लेमडा 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो x क्या हो गया, x भी एक वेरिएबल हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ, लेमडा को भी मैं मतलब पूरा इक्वेशन है इसमें मैं लेमडा को x के टर्म्स में ले आता हूँ, x के पदों में लेके आ रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जैसे यहाँ से अगर बात करूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो एच सी के टी, ये तो सब कांस्टेंट है, लेमडा इधर वेरिएबल, इधर एक्स है, तो इधर ऐसा आ जाएगा एच सी के टी, तो वैसा का वैसा आ गया। लेमडा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमडा क्या होगा, माइनस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इक्वल्स टू डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो ये जो डी लेमडा है ये क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर के टी डी एक्स अपॉन एच सी, नेगेटिव में ये आ गया। ये जो है कोई इक्वेशन नंबर मैं 1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़, यहाँ से मैं इसको एक चीज़ और लिख सकता हूँ। देखो लेमडा का जो वैल्यू है, लेमडा को ऐसे लिख सकता हूँ एच सी अपॉन एक्स के टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 to 3 से मतलब मैं लेमडा को x के टर्म्स में लिख देता हूँ, डी लेमडा को यहाँ से लिख दूंगा x के टर्म्स में, और बाकी को जैसा है वैसे x के टर्म्स में ले आओ और लेमडा को रिप्लेस कर दो। तो लिखो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3, u लेमडा डी लेमडा इक्वल्स टू क्या है भैया, 0 टू इन्फिनिटी u, सॉरी इसको मैं डायरेक्ट ही, ये था u, तो u कैपिटल U था, u इक्वल्स टू वो आया था क्या, ये आ गया देखो 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी लेमडा टू पावर 5 है ना नीचे, तो लेमडा टू पावर 5, तो लेमडा की वैल्यू तो आएगी एच सी अपॉन एक्स के टी, तो लेमडा की पावर 5 है, तो एच सी एक्स के टी है, तो ये इसकी पावर 5 और एक्स के टी की पावर भी 5 आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर डी लेमडा है,
तो डी लेमडा का वैल्यू क्या है, डी लेमडा का वैल्यू ये है, नेगेटिव में है, तो ये है लेमडा स्क्वायर के टी डी एक्स और ये आ गया एच सी, ऐसा ही है। अरे ठीक है ना, डी लेमडा का वैल्यू आ गया लेमडा स्क्वायर के टी डी एक्स बाई एच सी, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो बचा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी, उसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया था और ये हो गया ऐसा, बात आई समझ, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये इंटीग्रेशन में था 0 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में था कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी, यही था। अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे जो लिमिट थी वो किसकी थी, लेमडा की लिमिट चल रही थी। तो लेमडा की वैल्यू देखो, अगर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, और x की लेमडा की वैल्यू इन्फिनिटी रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स ऐसे होगी, x का वैल्यू अगर 0 है, सॉरी लेमडा का वैल्यू अगर 0 है, लेमडा का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। और लेमडा का वैल्यू अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x का वैल्यू किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये लिमिट्स है, आ रही बात समझ में, सीमाएं ये हो गई। मतलब ये लेमडा में था तब तो 0 टू इन्फिनिटी था लिमिट, अब अगर ये कहाँ पे हो गया, x के अंदर आ गया तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी नहीं होगी, क्या होगा, इन्फिनिटी टू 0 होगा। एक्चुअल में ये क्या होगा, इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, ये ऐसे आएगा, क्लियर है ना। अब देखो इस लिमिट को अगर मैं उल्टा करूं तो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का साइन है वो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब लिमिट को उल्टा करते तो साइन बदल जाता है ना, तो ये माइनस का साइन इसके अंदर चला जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और इसमें कैंसिल आउट भी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें, देखो एच सी से एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें बचा 8 पाई और एच सी टू पावर 5 है इधर, एच सी टू पावर 5 बच गया इधर। और आगे देखो x टू पावर 5 बचा, x टू पावर 5 बचा, x टू पावर 5 बच गया, ठीक है, x टू पावर 5 बच गया, इधर k टू पावर 5, t टू पावर 5 और ये kt, तो kt बचा, ठीक है, kt को ऐसे लिख रहा हूँ मैं एक बार, ये dx बचा और ये आया e टू पावर x माइनस 1, ये लेमडा स्क्वायर भी बच गया। एक्चुअल में मेरे को पहले लेमडा का वैल्यू पुट करना नहीं चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था, बाकी अभी यहाँ पे दोबारा से कर सकता हूँ। लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा का वैल्यू क्या था, लेमडा स्क्वायर भी रख देता हूँ यहाँ पे फिर से, लेमडा का वैल्यू ये था, कहाँ गया, एच सी बाई एक्स के टी, ये था एच सी बाई एक्स के टी, ये लेमडा का वैल्यू था, तो स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी देख लो फाइनली क्या कैंसिल आउट होकर क्या मिल रहा है मुझे, ये मिलेगा u इक्वल्स टू, देखो एच सी स्क्वायर है तो एच सी स्क्वायर से 5, ये दो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई एच सी टू पावर 3 बच जाएगा यहाँ पे 5 की जगह, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ के टी स्क्वायर है, तो के टी स्क्वायर एक के टी तो ये चला जाएगा, एक के टी यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा के टी की पावर 4 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो के टी कैंसिल हो गया, एच सी कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर है इधर, एक्स की पावर 4 है, तो इधर ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा, और नीचे क्या बचा, ई टू पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये बच गया भैया, देख लो। अब आगे देखो u इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये है, इसमें जो कांस्टेंट है उनको तो सबको ले लो बाहर, जो कांस्टेंट है उनको ले लेता हूँ मैं बाहर, 8 पाई k टू पावर 4 t टू पावर 4 और ये h क्यूब c क्यूब, और ये सब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x क्यूब अपॉन e टू पावर x माइनस 1 dx, 0 टू पावर इन्फिनिटी। ये इतना झमेला क्यों किया है मैंने, ये इतना सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि ये मुझे बनाना था। ये जो बना है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका फिक्स वैल्यू है, और वो कितना है वो मैं बता देता हूँ। एक ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, मानक समाकलन है ये,
स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ये मानक समाकलन सूत्र है ये, और इसका वैल्यू जो है वो ऐसा होता है 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इट विल कम्स टू x टू पावर 3 e टू पावर x माइनस 1 dx, इट विल कम्स टू ऑलमोस्ट पाई टू पावर 4 अपॉन 15। ये वैल्यू मिलता है इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो। इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग इसको ऊपर लेके आते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं, एक्सपांसन करते हैं और फिर उस तरीके से करते हैं, तब जाके ये वैल्यू मिलता है। अभी अपने को इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना। इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो अतः नाउ क्या आएगा, u इक्वल्स टू 8 पाई k टू पावर 4 t टू पावर 4, यह आया h क्यूब c क्यूब, और इसका वैल्यू मिल गया पाई टू पावर 4 अपॉन 15। ये मिल गया अपने पास। तो ये पूरा क्या हो गया मेरे पास में, एक u का वैल्यू मिल गया। अब जो e लिखा है और जो u है उन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो भी एक मानक सूत्र है, यहाँ पे ध्यान रख लो उस चीज़ के बारे में। हमारे को एक्चुअल में इस डेरिवेशन पे फोकस करना है। वैसे देखो आप यहाँ से देखो तो ये सब कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। बच्चा क्या t टू पावर 4, तो u क्या है t की पावर 4 के प्रोपोर्शनल तो आ ही गया ना। u भी तो एक एनर्जी का ही फैक्टर है, लेकिन मुझे E के बारे में बताना है। तो एनर्जी और U में भी एक रिलेशन होता है, वो ऐसा होता है सिंस U जो होता है एक्चुअल में, अभी तो मैं अगर बात करूँ तो इसको भी थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से 8 पाई की पावर 5 नहीं आ जाएगा, k टू पावर 4 t टू पावर 4 h 3 c 3 इंटू 15, ऐसा आ गया। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ऐसे होता है सिंस E इक्वल्स टू सी यू अपॉन 2, सी यू अपॉन 2 नहीं 4 होता है ये एक्चुअल में, ये सी यू अपॉन 4 होता है ये। तो मैं अगर इसमें u का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो देखो क्या आता है, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 3 एंड 4, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फ्रॉम 3 एंड 4। जब रेडिएशन को अंदर और डिटेल में बात करते हैं कि सरफेस पे किस तरीके से आता है, तो ये फॉर्मूला भी एक डेरिवेशन होता है, बट ये आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, ये अभी ध्यान में रख लो। तो 3 और 4 से देखो, 3 और 4 से अगर मैं बात करूँ तो u जो E आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू सी 4, u का वैल्यू पुट कर दो 8 पाई टू पावर 5 k टू पावर 4 t टू पावर 4 अपॉन h क्यूब c क्यूब इंटू 15। आई बात समझ। अब देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और c से c, तो ये 2 पाई टू पावर 5 k टू 4 t टू पावर 4 और ये हो गया 15 h क्यूब c स्क्वायर e। ये आ गया, ये आ गया मेरे पास में वैल्यू। अब इसमें देखो ये सब कुछ कांस्टेंट है, 2 पाई के 15 एच सी, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे लिख दिया, एक कांस्टेंट लिख दिया इसको, 2 पाई टू पावर 5 के टू पावर 4 15 एच क्यूब सी स्क्वायर, इसको एक नए कांस्टेंट से लिख दिया सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक, स्टीफन नियतांक, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट है ये, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बचा अपने पास में, जो आया वो आया E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू पावर 4, और अपने को यही तो बताना था कि E इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4। यही था ना स्टीफन का जो नियम था, उसके अकॉर्डिंग यही तो चीजें होती थी। तो अतः स्टीफन के नियम की पुष्टि होती है, स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ इज प्रूव्ड। अतः स्टीफन
का नियम सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। स्टीफन्स लॉ इज प्रूव्ड। क्लियर है? ये चीज़ आ गई भैया, ये स्टीफन का नियम हो गया, अगर हम लोग सही से इसको बात करें तो। क्लियर है क्या? अरे ठीक है, तो ये स्टीफन का नियम भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये चीज़ आ सकती है। इससे पहले दो चीज़ें मैंने बता दी, वो चीज़ भी आ सकती है। अब जो एक तरीके से जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो जो मॉडर्न फिजिक्स वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है जो भूल गया मैं, वो अभी करवाना है। वो एक्चुअल में उसके साथ में होता है जो हमने द्रव्य तरंगे पढ़ी थी, मैटर वेव्स पढ़े थे, उसके साथ में होता है। मैटर वेव्स का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो वो उसके साथ में होना चाहिए था, लेकिन मैं उस टाइम पे दिमाग से निकल गया, उस टाइम पे करवाया नहीं। वो अभी इसके ये करवाने के बाद, इस नेक्स्ट लेक्चर में वो करवाने के बाद में ये एक टाइप का खत्म हो जाएगा पोर्शन। यूनिट फर्स्ट में एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसमें ऑपरेटर, संकारक, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे फीडबैक देते रहिए और पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए। ठीक है।